नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज मुद्दा आपका में हम बात करेंगे संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। सोमवार को महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर देश ने बाबा साहब अंबेडकर को याद किया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भीमराव अंबेडकर जातिवाद व छुआछूत उन्मूलन के लिए संघर्ष करने वाले शिक्षाविद, विचारक तथा समाज सुधारक ही नहीं, महान राष्ट्रीय नायक थे। उन्होंने अपने आंदोलन से, विचारों से और कार्यों से समाज को नई दिशा देने का अतुलनीय कार्य किया। राष्ट्रीय दृष्टिकोण रखा, संस्कृति पर विचार किया और सामाजिक समस्याओं का निदान करने के लिए संघर्ष किया। बाबा साहब के जीवन दर्शन को हम जानने समझने का प्रयत्न करते हैं तो एक बात स्पष्ट रूप से सामने आती है कि उनका पूरा जीवन दो लक्ष्यों पर केंद्रित था। एक, शोषित पीड़ित लोगों की सेवा और दूसरा, राष्ट्रहित। बाबा साहब नाम से लोकप्रिय भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारतीय गणराज्य के निर्माता थे। इसलिए आपका मुद्दा में आज हम बात भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की करेंगे, संविधान की करेंगे और उनसे जुड़े विभिन्न पहलुओं की करेंगे। एक खास पैनल मेरे साथ इस समय जुड़ा हुआ है। डॉक्टर नरेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो सांसद हैं राज्यसभा के। डॉक्टर नरेंद्र जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे डॉक्टर मिलिंद कांबले जी से, जो संस्थापक हैं, अध्यक्ष हैं DICCI के। मिलिंद जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। और डॉक्टर स्वराज विद्वान जी हमारे साथ हैं, जो पूर्व सदस्य हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की। आपका स्वागत है स्वराज जी। शुरुआत मैं आपसे करूंगा डॉक्टर नरेंद्र जी, कि आज जब देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद कर रहा है, आप कैसे देखते हैं उनके पूरे जीवन को? देश अमृत महोत्सव मना रहा है आजादी का। बाबा साहब ने संविधान के जरिए जिस राष्ट्र की कल्पना की थी, क्या हम उस दिशा में सही तरीके से, सही दिशा में बढ़ रहे हैं? धन्यवाद मनोज जी। हम डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के जीवनी के सारे पहलू को सोचते हैं, जब देखते हैं जी, तो एक बात तो साफ नजर आती है कि उनकी अपनी एक कल्पना थी देश के बारे में। उनका एक अपना सपना था जो कि भारतीय संविधान में परावर्तित हो गया जी। और उनके बताए हुए मार्ग पर ही हम चल रहे हैं। आप देखिए कि अगर 1945 के बाद में, दूसरे महायुद्ध के अंत में, अनेक देश जो पहले विकसनशील देश थे उनको आजादी मिल गई। उसमें भारत भी एक देश था। ये जो देशों को जो आजादी मिली, उसमें सिर्फ दो देशों में प्रजातंत्र की प्रतिष्ठापना हो सकी। सब जगह पर प्रजातंत्र लग गया था, लेकिन कहीं पर भी टीका नहीं है। वो टीका है, देखिए, एक 3 अमेरिकन स्कॉलर्स ने बहुत पढ़ाई करके दुनिया के सारे संविधानों का अभ्यास किया कि पिछले 272 वर्षों में जितने भी संविधान हुए वो सबकी मीमांसा करके, एनालिसिस करके वो ये नतीजे पर पहुंचे कि संविधान की आयु जो होती है, एवरेज लाइफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज ओनली 17 ईयर्स। जी, 17 वर्ष केवल। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, हमारा संविधान देखिए, 71 ईयर्स हैव गॉन बाय। 71 वर्ष होने के बावजूद भी भारतीय संविधान अपने बलबूते पर देश को चला रहा है। आज हमारे देश को इकट्ठा किए हुए क्या बात है जी? हमारे देश को, हमारे प्रजातंत्र को, सब सारे लोगों को एकत्रित धारण करने वाली क्या बात है? वो बात है हमारा संविधान जी। तो आज हमारा देश जो भी है दुनिया में, उसका जो नाम है, यहाँ जो प्रजातंत्र जो सफल हो गया है, उसका कारण है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने दिया हुआ संविधान। जी, इस बात को हमें मानना होगा और इस बात को अभी दुनिया मान। जी बिल्कुल। डॉक्टर मिलिंद जी, बाबा साहब अंबेडकर ने वंचितों के लिए
हकों के लिए लड़ाई लड़ी, समानता की बात की, शोषितों को न्याय मिले, उनका अधिकार मिले, इसके लिए वो जीवन भर संघर्ष करते रहे। 75 साल लगभग आजादी के हो रहे हैं। आप कैसे देखते हैं, क्या आज देश में इन सब मुद्दों पर आपको बदलाव दिखता है? देखिए, सबसे पहले तो भारत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का ये 65th जी महापरिनिर्वाण दिन है, उस पर मैं अभिवादन करता हूं सबसे पहले। और इस चर्चा में आपने जो पूछा है कि भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और हमारे देश को जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन दी है उसको 72 इयर्स पूरे हो रहे हैं। जी तो ये 72 इयर्स में हम कहां तक पहुंचे हैं और इस कॉन्स्टिट्यूशन का क्या महत्व है, डॉक्टर जाधव जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में कहा है। मगर मैं ये बिल्कुल कहूंगा कि व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द ब्यूटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह जस्टिस फॉर ऑल एंड इक्वल जस्टिस। यह एक जो सूत्र है इस कॉन्स्टिट्यूशन का, वह सबसे बड़ा सूत्र है। और दूसरी बात है, नोबडी इज अबाउ लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई नहीं है जी। इसी सूत्र में जो कॉन्स्टिट्यूशन पिरोई गई है और उसको 72 इयर्स जो हो रहे हैं, इसमें अब हम कहां तक पहुंचे हैं। यस, बिल्कुल हम लोग एक मुकाम पर पहुंचे हैं जिसमें इस कॉन्स्टिट्यूशन में इस देश के जो पिछड़ा वर्ग जो है, अनुसूचित जाति जनजाति जो वर्ग है, इसका एक विशेष ख्याल इस कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। आर्टिकल 14, 15, 16 और जो स्टेट हमारा जो इंडिया है यह फेडरल स्टेट है, तो स्टेट के ऊपर, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर और सेंट्रल के ऊपर आर्टिकल 45 के माध्यम से उनके आर्थिक विकास करने की जिम्मेवारी सौंपी है। अगर इसको हम अगर मोटा मोटी देखेंगे, हम लोग हमारे देश में जब हमारा देश आजाद हुआ, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट की, उस समय की स्थिति और आज की स्थिति का अगर हम अंतर देखेंगे तो जैसे लिटरेसी रेट है, साक्षरता, अभी हम 78-80% तक साक्षरता में पहुंचे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। हम बहुत बार कहते हैं हमारे इसमें कि मैं 1987 में इंजीनियर बना। उस समय आराम से अगर हम एप्लीकेशन करते पीडब्ल्यूडी या इरिगेशन में तो आराम से मुझे नौकरी मिल जाती थी, क्योंकि वो समय एक था जहां एलिजिबल लोग कम थे और नौकरियों के अवसर थे। अभी उल्टा चित्र है, एलिजिबल लोग ज्यादा हैं, नौकरी के अवसर कम है। इसका मतलब इतना ही है कि लोगों में शिक्षा का स्तर बढ़ा हुआ है, हायर एजुकेशन का स्तर बढ़ा हुआ है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। और यही संविधान की बदौलत ही भारत सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति के विकास के लिए, उनके आर्थिक विकास के लिए नए नए प्रावधान जो आए हुए हैं, जैसे कि 1 अप्रैल 2015 में एक नया प्रावधान हमारे संसद में आया जिसको पास किया गया। वह भारत के जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं, वह जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज, तो भारत सरकार की जितनी पीएसयूज है वो खरीद कर लेगी। तो इस प्रकार के प्रावधान करने का एक स्वातंत्र जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से इस संसद को दिया है। और ऐसे बहुत सारे प्रावधान जिसको मैं गिना सकता हूं, जिसकी वजह से इस देश का जो अनुसूचित जाति जनजाति का जो समूह है, उनका सोशल और फाइनेंशियल इंक्लूजन के तरफ बढ़ना, यह बहुत बड़ी बात है, ऐसे मुझे लगता है। जैसे मुद्रा नाम की जो स्कीम बनी है, नरेंद्र जाधव जी इकोनॉमिस्ट यहाँ बैठे हैं, भारत के इतिहास में यह पहली स्कीम बनी है जिसके माध्यम से इस देश के अनुसूचित जाति जनजाति के 22% लोग, लगभग 5 करोड़ लोग बेनिफिशियरी है। दिस इज द बिगेस्ट स्कीम ऑफ सोशल इंक्लूजन
जी, एंड फाइनेंशियल बिल्कुल इंक्लूजन डॉक्टर, स्कीम, बिल्कुल ऐसी डॉक्टर, बहुत सारी जी चीजें मैं बता सकता जी, बिल्कुल डॉक्टर मिलिंद जी, क्योंकि जब हम आर्थिक समानता की बात करते हैं, सामाजिक स्तर पे समानता की बात करते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था, वो आज जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं अपनी आज़ादी का, तो उसमें बहुत कुछ हमें सकारात्मक देखने को मिलता है। हालांकि बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, खासतौर से अगर मैं महिला अधिकारों की बात करूं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर महिलाओं के हकों की बात भी करते थे, उनके तमाम पहलू हैं जीवन के। डॉक्टर स्वराज, आप कैसे देखती हैं? क्योंकि जब हम बात सामाजिक समानता की करते हैं, आर्थिक समानता की करते हैं, छुआछूत को मिटाने की बात करते हैं, तब ये सब पहलू उभर के आते हैं बाबा साहब के जीवन के, जिनके लिए उन्होंने संघर्ष किया। आप कैसे देखती हैं? सबसे पहले मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। और आज पूरा देश बाबा साहब का 66वां महापरिनिर्वाण दिवस मना रहा है जी। और उस कार्यक्रम को पूरे देश ने महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से पूरे देश ने मनाया। और बाबा साहब की जहाँ तक मैं बात करूँ तो बाबा साहब का जन्म महू में हुआ था और बाबा साहब आज के दिन पे उनका महानिर्वाण हुआ था, निधन हुआ था। संविधान की जहाँ तक बात है, 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने संविधान की एक मसौदा समिति बनाई थी। उसको हम मसौदा समिति कहें या प्रारूप समिति कहें, उसके अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे और उनके साथ 6 सदस्य और थे। इसीलिए उनको संविधान का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने भारत को एक ऐसी धरोहर संविधान के रूप में दी जो सबकी स्वतंत्रता, समानता, शिक्षा, इस सबकी वकालत करता है। जहाँ तक महिलाओं के संबंध में आपने बोला, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जीवन भर महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए लड़ते रहे। और महिलाओं के लिए तो मैं समझती हूँ कि महिलाओं की शिक्षा के लिए, महिलाओं की समानता के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए उन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया। और आज जो कुछ महिलाएं हैं, जहाँ भी पूरे देश में महिलाएं संवैधानिक पदों पर बैठी हुई है या कहीं बड़े पदों पर नौकरी कर रही है, अधिकारी है, कर्मचारी है, मैं समझती हूँ ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की ही देन है। वो हमेशा महिलाओं के विषय में चिंतित रहते थे। एक बार जब वो बाहर पढ़ाई करने जा रखे थे तो उन्होंने न्यूयॉर्क से अपने पिता के मित्र को पत्र लिखा था और उस पत्र में उन्होंने लिखा था कि बहुत जल्दी ही भारत प्रगति की दिशा में प्रगति की दिशा स्वयं तय करेगा और इसमें इस चुनौती को पूरा करने के लिए महिलाओं की शिक्षा की दिशा में सकारात्मक कदम उठाने होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर नरेंद्र जी, जब हम बात संविधान की करते हैं, बाबा साहब अंबेडकर की करते हैं, तो एक बहुत बड़ी चर्चा सुनने को मिलती है अभिव्यक्ति की आजादी की। अभिव्यक्ति की आजादी पे बहुत चर्चा होती है। कुछ लोग अलग ढंग से सवाल उठाते हैं, क्या संविधान में बाबा साहब अंबेडकर ने जो अभिव्यक्ति की आजादी का विषय है उस पर उनका चिंतन क्या था? क्या यह संविधान में असीमित है? देखिए, मैं ये आपको समझाना चाहूंगा कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक क्यों कहा जाता है, ये पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए, संविधान तो तैयार हो गया 1950 को, लेकिन वो पहला प्रयत्न नहीं था। भारत देश में संविधान की प्रक्रिया 1895 को चालू हो गई और 2 समांतर प्रवाह चल रहे थे। एक जो प्रवाह था वो भारतीयों ने किया हुआ प्रयास और दूसरा जो था तो अंग्रेज सरकार ने किया हुआ संवैधानिक प्रयास। ये सारे प्रयासों में देखिए 1919 में जब डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर विदेश से लौट गए, कुछ कारणवश, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज थी, इसलिए अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ के कुछ काल के लिए भारत में आए थे। तब साउथ बरोज कमीशन आया था भारत में, जिसके सामने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने पहली स्टेटमेंट उनको दिया। और क्या कहा था उन्होंने उस स्टेटमेंट में
उन्होंने कहा था कि भारत देश जब स्वतंत्र होगा तो हर भारतीय को मतदान का अधिकार होना चाहिए. So this was a way ahead of what was happening in the world. जी. Which year did the women get right to vote in America? In 1920. Which year the African Americans got to vote in America? 1960s. और यहाँ 1919 में डॉक्टर अंबेडकर कह रहे थे कि देयर हैज टू बी एडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया. ये बहुत बड़ी बात है. उसके बाद में कई प्रयास हो गए. हर एक प्रयास में जो कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो या और भी जो प्रयास हो गए, वो सारे प्रयासों में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का मूलगामी चिंतन आया था हर एक प्रयास के सामने. और ये देखिए आप, ये बहुत दिलचस्प बात है कि हर एक प्रयास में अगर आप भारत के सारे नेता देखेंगे जी, सारे प्रयासों में कौन से नेता मौजूद थे? महात्मा गांधी थे सारे प्रयासों में? बिल्कुल नहीं. सरदार पटेल थे सारे प्रयासों में? बिल्कुल नहीं. पंडित नेहरू थे सारे प्रयासों में? बिल्कुल नहीं. एक व्यक्ति जो ये सारे प्रवास में था वो व्यक्ति था डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर. और जब 1946 में संविधान सभा की निर्मित हो गई तो संविधान सभा में उनको शामिल करना, उनको ऐसा लग रहा था कि शायद वो संविधान में शामिल नहीं किए जाएंगे, इसलिए उन्होंने अपना खुद का संविधान बना लिया, जिसको उन्होंने स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज के नाम से पब्लिश किया. उसके बाद में उनका संविधान सभा में प्रवेश हो गया और फिर संविधान सभा में उनकी जो काम उनका जो कार्य है वो दो प्रकार का है. एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं. एक बात तो सब लोग जानते हैं कि वो संविधान की जो समिति थी, प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष थे, तो वहां तो उन्होंने काम किया ही, बट उससे बढ़कर और उससे महत्वपूर्ण काम उन्होंने ये किया कि संविधान सभा में संविधान को पायलट करने का काम उन्होंने किया है. संविधान में 7,000 से ज्यादा संशोधन, अमेंडमेंट सजेस्ट किए गए थे. उसमें से 3,500 संविधान के अमेंडमेंट की प्रत्यक्ष चर्चा हुई. हर एक चर्चा में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर हिस्सा लेते थे और दोनों पक्ष समझाते थे कि वो एक्सेप्ट करने से क्या होगा, रिजेक्ट करने से क्या होगा. ऐसे दोनों पक्षों का विवरण करते हुए उन्होंने कंसेंसस बिल्ड किया और इतने बड़े 300 लोगों का ये जो सार्वजनिक, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जिसमें हमारे देश की इंटेलेक्चुअल क्रीम वहां मौजूद थी, वो सारे लोगों में समझौता करना और कंसेंसस बिल्ड करके भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार करना, ये महान कार्य जो है वो डॉक्टर अंबेडकर ने किया है. ये किसी भी नेता ने नहीं किया. जी, बिल्कुल. पहली बात. और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं, जो अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य की बात आप कर रहे हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की फलसफी ये थी कि हमारे देश की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था 4 बातों पर आधारित होनी चाहिए. स्वतंत्रता, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी एंड सोशल जस्टिस. लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी एंड सोशल जस्टिस. तो इन 4 तत्वों पर आधारित लोकतंत्र का निर्माण करना, ये काम जो है ये डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने अपने संविधान के तहत किया है. और अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य जो आप कह रहे हैं वो एक स्वातंत्र्य है. सारे मूलभूत अधिकार डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने दिए हैं. जो मूलभूत जिम्मेदारी है वो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने दी है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने जो की है, आर्टिकल 32. आर्टिकल 32 जिसको वो संविधान का आत्मा कहते थे, वो आर्टिकल 32 ये कहता है कि ये सारे जो अधिकार है, मूलभूत अधिकार है, अगर इस अधिकार का उल्लंघन होता है तो सामान्य से सामान्य आदमी भी सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है अगर उसके मूलभूत अधिकार का उल्लंघन हुआ है. जी, बिल्कुल. और ये जो अधिकार है वो अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण मूलभूत अधिकार. जी, बिल्कुल. ये सारे अधिकार जो है वो संविधान में हमें मिले हैं और जो एक स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व और सामाजिक न्याय पर आधारित जो व्यवस्था का निर्माण करने का काम जो है वो भारतीय संविधान ने किया है.
और उसके जनक थे डॉक्टर बाबा साहेब। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर मिलिंद, अधिकारों की बात की डॉक्टर नरेंद्र जी ने। जाहिर सी बात है, संविधान में अगर अधिकारों की बात है तो कर्तव्य की बात भी है, लेकिन अधिकारों की बात लोग ज्यादा करते हैं, कर्तव्य कहीं पीछे छूट जाते हैं। क्या इसको आप स्वीकार करते हैं, सहमत हैं आज के समाज से? नहीं, यही सबसे बड़ा विडंबन आज हमें देखने को मिलता है जी, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया है, जिसमें जैसे आपने कहा वो तो है अधिकार और कर्तव्य। जी, हम अधिकार के बारे में बहुत जागरूक तो हो गए हैं, हमें हर इसमें अधिकार चाहिए, बिल्कुल आपको अधिकार मिलने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन भी वो अलाउ करता है। मगर जो ड्यूटीज जो है इस देश के जो नागरिक के जो डिफाइन की है, मगर वहां से वो ड्यूटीज हम निभा नहीं पा रहे हैं, यह भी एक सच्चाई है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आज बाबा साहब अंबेडकर जी का जो महापरिनिर्वाण दिन है, उस दिन पर हम लोग जो उनके विचारों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और उनकी जो एक लीगेसी है उसको आगे बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे जो अधिकार है वैसे कर्तव्य भी है, उसको भी हमें निभाने की जरूरत है, ऐसे मुझे लगता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर स्वराज, आज तमाम तरह के अधिकारों की बात होती है, कर्तव्यों की बात भी होती है। देश अमृत महोत्सव आज़ादी का मना रहा है। आप कैसे देखती हैं जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं छुआछूत जैसी समस्याओं को, इस तरह की जो समस्याएं थी समाज में, जातिवाद समाज में, क्या इन सब पर हमें कहीं ना कहीं कुछ बदलाव नजर आ रहा है या और क्या होने की जरूरत है अभी? देखिए, बदलाव तो हो रहा है जी, लेकिन परिवर्तन की जो गति है वो बहुत धीमे से हो रही है। और मेरे ख्याल से आज़ाद हुए भारत को बहुत साल हो गए, आज तक जो है ये जो छुआछूत वाली समस्या है इसको ख़त्म होना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के कारण ये समस्याएं बढ़ रही है। कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जो जातिवाद पर ही राजनीति करते हैं, इसलिए मैं मानती हूं कि राजनीति के कारण भी जातिवाद बढ़ रहा है। जी, चलिए, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप राजनीतिक कार्यकर्ता होकर भी इस बात को मान रहे हैं कि राजनीतिक दलों के कारण जातिवाद कहीं बढ़ रहा है। डॉक्टर नरेंद्र, आप सहमत हैं इस बात से? क्योंकि बाबा साहब चाहते थे समानता समाज में, जातिवाद कम हो, जातिवाद मिटे। मतलब जो भाव है जातिवाद का, जिसको लेकर छुआछूत का भाव रहता था, वो मिटे समाज में। क्या आप देखते हैं बदलाव इसमें? नहीं, बदलाव जरूर आया है, लेकिन वो बदलाव सही दिशा में है ऐसे मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। देखिए, पहले जब जातीयता का रूप दिखता था वो भयंकर रूप था, जहां दलितों को अपने गले में एक मिट्टी का ये पहनाया जाता था क्योंकि उनकी थूक जमीन पर न गिरे। वो चलेंगे तो उनके कमर में एक झाड़ू लगा के उनको चलना पड़ता था, ताकि वो जमीन जो खराब हो रही है, जो अशुद्ध हो रही है, उसको शुद्ध करते हुए चलेंगे। इस सब में अंतर आया है, लेकिन अभी जो जातीयता है वो वैसे क्रूड वाली जातीयता नहीं है, लेकिन वो सोफिस्टिकेटेड फॉर्म की जातीयता है जो हमारे मस्तिष्क में रहती है। और इस फॉर्म में ये जातीयता जो है वो महाभयंकर है। वो जो पहले वाली क्रूड जातीयता थी उससे ये महाभयंकर है, क्योंकि इसमें पता नहीं चलता है कि तुम्हारा दुश्मन कौन है, तुम्हारा शत्रु कौन है। तो ये जो मानसिकता है ये मानसिकता की वजह से दलितों को बहुत सहना पड़ता है। अब देखिए कि एट्रोसिटीज की बात लीजिए, जब इतनी एट्रोसिटीज होती है फिर भी वो रिपोर्ट नहीं होती है। वो दर्ज करने के लिए जब जाते हैं तो उनका एफआईआर दाखिल नहीं किया जाता है, और एफआईआर अगर दाखिल हो भी गया तो ब्यूरोक्रेसी जी जाहिर सी बात है। डॉक्टर मिलिंद, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, जो सब उसकी बात की जाती है, समानता की बात की जाती है, इसको आप कैसे देखते हैं? खास तौर से मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, समान नागरिकता कानून के जो पक्षधर थे बाबा साहब अंबेडकर, ऐसी चर्चा में बात आती है, इस विषय पे बहुत संक्षेप में मुझे आप बताएं। देखिए, उसके ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो बहस है कि जब अगर हमने इस देश की जो कॉन्स्टिट्यूशन है
वो अडॉप्ट की है और इस कॉन्स्टिट्यूशन के सामने सब लोग इक्वल है, यानी कि देयर विल बी नो माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी। तो वैसे बाबा साहब अम्बेडकर जो है वो आप जो कह रहे हैं उसके पक्षधर थे जी। बात अभी जो चल रही है कि देखिए समाज में जो सामाजिक परिवर्तन होता है उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत धीमी होती है, मगर परिवर्तन हो रहा है जी। जो और यही पुरानी जो चीजें थी जो वो धीरे धीरे कम हो रही है। डॉक्टर मिलिंद, हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो खत्म हो गई है। डॉक्टर मिलिंद, मगर मैं जानता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर दरअसल उनका जो सपना था भारत को लेकर और जिस तरह के उन्होंने पूरे जीवन काम किए वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, वो चाहे देश के श्रम मंत्री के रूप में उन्होंने काम किए हों, मजदूरों के लिए विधि मंत्री के रूप में उनके काम हो, इस पर जितनी चर्चा की जाए उतना कम है, क्योंकि बाबा साहब का जो सपना था एक ऐसे भारत का सपना था जो श्रेष्ठ हो, जहाँ समानता हो, जहाँ जातिवाद ना हो, छुआछूत ना हो। आपने हमसे बात की मिलिंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर नरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। स्वराज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।